सबको मेरा बहुत बड़ा वाला ओम। आप सबको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और भाई पवन लाल जी सामने बैठे हैं। इनको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई साहब के साथ बेंगलोर में हम 2 दिन रहे थे, 3 दिन रहे थे एक्चुअली। और वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं वो अभी तक भाई साहब को देख के दोबारा अच्छी लग रही हैं। तो एक बार भाई जी के लिए ताली बजा लेते हैं, बिकॉज़ ये जो संगठन की सेवा दक्षिण भारत में हो रही है और वो जो जो वहाँ पूरा इतना डीप नेटवर्क है और आप सब लोग उसी नेटवर्क के एक-एक नोड्स हैं, तो आप सबका पतंजलि हेडक्वार्टर में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं थोड़ा-सा बताऊँगा कि हम पतंजलि रिसर्च के नाम पे क्या-क्या कर रहे हैं, कितने-कितने हमारे डीप सेंसेस हैं और किस तरीके से हम विज्ञान को आगे लेके जा रहे हैं, आयुर्वेद का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कैसे इंटीग्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे दवाइयों के बारे में, समझेंगे कि ये दवाइयाँ हम उनका निर्माण कैसे करते हैं, हमारे काम करने का तरीका कैसा है। ये देखेंगे हाउ दीज़ मेडिसिन्स आर कमिंग फॉरवर्ड एज़ एन द रियल फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग्स। मतलब कि अगर कोई कभी बीमार पड़े, अव्वल तो बीमार पड़े ही नहीं, अगर पड़े तो किस तरीके से हम उनको पहली चॉइस के तौर पे आयुर्वेदा को स्थापित करें और अगर वो उनको अच्छा लगे, वो ठीक हो जाएँ, तो कैसे एक अच्छा मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा बने, उसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। और जो आज अगर आपको स्लाइड मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं या मेरी चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप स्लाइड देख पाओ। देख पा रहे हो पीछे आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड नेचुरल ड्रग डेवलपमेंट की। मतलब कि जो नेचुरल दवाइयाँ हैं, उनका हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं एज़ एन वेरी गुड क्वालिटी मेडिसिन। और इसके लिए जो आज का थीम है, मैं पिछली 2 बार से ही बात कर रहा हूँ, रिवर्स इज़ द न्यू वे फॉरवर्ड। मतलब कि आगे जाने का रास्ता पीछे जाके शुरू होता है। ठीक है? थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा? ताली वाली बात तो है, बजा लेते हैं। वेरी नाइस। पर जब मैं अपनी कुछ स्लाइडें कंप्लीट कर लूँगा तो आप लोग शायद कन्विंस हो जाओगे और मैं प्रयास करूँगा कि आपको कन्विंस कर पाऊँ व्हाई रिवर्स इज़ द न्यू वे फॉरवर्ड। और जिस सबको शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, जिनका गाइडेंस, जिनका मार्गदर्शन, जिनका प्रोसीजरल फ़ॉलो-अप्स हमें डेली बेसिस पे मिलता रहता है और जिनके आशीर्वाद से आज हम वहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ हम बहुत जल्दी और आगे-आगे तक पहुँचेंगे। तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव परम श्रद्धेय स्वामी जी एंड परम पूज्य आचार्य जी विद अस टू गाइड अस इन द राइट पाथ ऑफ सक्सेस। नाउ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इसका उद्घाटन 2017 में परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और ये जो लैब्स बनाई गई थी, इनका एक ही इंटेंशन था, इनका एक ही मोटिव था कि हम प्राचीन ज्ञान जो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा के तौर पे आता है, उसको मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन करें और वो जो गैप है, उस गैप को भरें और ताकि जो हमारा एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पूरी दुनिया में लगभग उसी लेवल का हो, जैसा किसी और मेडिसिन सिस्टम का होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोबब्ली वन ऑफ द ओनली काइंड लैब्स हैं, जहाँ लिटरली स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और जहाँ हम रिसर्च आयुर्वेदा और योगा पर करते हैं। टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स, ग्लोबली ट्रेन्ड वर्कफोर्स, जैसा आपको पता लगा कि लगभग 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक पतंजलि में काम करते हैं। तो वो अलग-अलग जगह से ट्रेनिंग लेके आए हैं, पूरे भारतवर्ष से, पूरी दुनिया से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के बहुत हिस्से से और भारतवर्ष से तो हैं ही हैं। उन सब के जो अपने थॉट प्रोसेस हैं, उन सबको एक जगह कंबाइन करके, उनके साथ जब हम पूरे एक धागे में पो के आगे बढ़ते हैं, तो हमें वो दिख जाता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जो हमारे रिसर्च ऑपरेशंस हैं, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हर एक संस्था का एक मिशन होता है, हमारा भी एक-एक मिशन है। पूरे पतंजलि परिवार का भी एक्चुअली यही मिशन है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनकी हेल्थ और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसर्च और इनोवेशन से ठीक हो। वी एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। और इसे करने का जो हमारा विज़न है, वो ये है कि हमारे पास कई कई सेंचुरियों पुराना आयुर्वेदिक एंड हर्बल इंफॉर्मेशन है, जो अभी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और रिच हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, मतलब हमारे ऋषियों ने कितना पुराना हमें ज्ञान दिया हुआ है, वो कहीं कहीं बिखरा बिखरा सा है, कहीं कहीं वैलिडेटेड नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में जो ज्ञान का एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता था, वो शायद राइटिंग में कम होता था। हम लोग उतना अच्छा शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे।
श्रुति तरीके से काम होता था। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो मतलब आपके पास वही पहुँच रहा है जो आप सुन पा रहे हो। तो आगे ट्रांसफ़र बिकम स्लो और उस पूरे प्रोसेस को अगर हम दोबारा देखें, तो क्यों ना हम उसे विज़डम के साथ कंबाइन करें, मॉडर्न प्रैक्टिस को एप्लाई करें और एक ऐसे पहुँचे, फाइनली ऐसे सिचुएशन पहुँचे, जो आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन्स हैं, जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड हों और जैसे पूज्य स्वामी जी हर बार बताते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम, मतलब जिस चीज़ की हम जिस औषधि की बात कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट का एविडेंस लगभग सबको दिखाई दे। तो उस तरफ हम जाना चाह रहे हैं और उसके जाने के जो रास्ते हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजी हैं, वो ये रहे हैं कि हमने बिल्कुल एक पिरामिड की तरह काम कर रहे हैं। इनिशिएट हुए लगभग 1995 में, जब पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने दिव्य फार्मेसी की स्थापना की और उसके बाद आगे बढ़ते-बढ़ते ट्रांज़िशन होते-होते आज हम यहाँ हैं, जहाँ मेरा कर्सर है और अगर आप देख पा रहे हो तो कि हमारे पास एनर्जाइज़ वर्कफ़ोर्स हैं, इग्नाइटेड थॉट्स हैं और हम क्वालिटी डिलीवरी दे रहे होते हैं। ये एक्चुअलाइज़ेशन की अवस्था है। मतलब इसके बाद जो अगला स्टेप है, वो एक्सीलेंस का एपिटोम है, जहाँ आयुर्वेद का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? तो जब हम बात करते हैं रिसर्च की, अनुसंधान की, तो जैसे कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है कि हम गेहूँ लेंगे, गेहूँ को पीस के आटा बनाएँगे, फिर आटे में पानी मिला के आटा गूँथेंगे, फिर उसको तवे पे फैला के रखेंगे और जब सिक जाएगा तो बाद में घी लगा के खाएँगे। तो इस पूरे प्रोसेस को प्रोटोकॉल कहते हैं, राइट? तो हर चीज़ का अपना प्रोटोकॉल है। तो जैसे हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, जो हमारे घर में काम है उसके प्रोटोकॉल हैं, ऐसे ही साइंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स का एक डिफाइंड पाथ है। मतलब पूरे विश्व में अगर साइंटिफिक रिसर्च करनी है, तो उसकी क्वालिटी सेम हो इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई एक-एक प्रोटोकॉल का फ़ॉलो करे। मतलब जैसे मैंने एक रोटी बनाई और मेरी रोटी कैसे बनी उसको अगर कंपेयर करनी है भाई जैस से, तो जब भाई साहब भी रोटी बनाएँ, अगर बनाते हों तो फिर वो उसी प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करें जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, तभी हम आपस में कंपेयर कर पाएँगे। तो वो जो कंपैरिज़न्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल वाली बात है, वो बताती है हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट कितना स्ट्रॉन्ग है। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो देखने में थोड़े से ज़्यादा भरा-भरा लग रहा है और कुछ-कुछ डरावना भी है कि इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो ये बताता है कि दुनिया भर में जो भी रिसर्च के प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी स्ट्रेंथ हैं, जो भी एक्रीडेशंस हैं, जो भी ज़रूरत होते हैं किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हैं। और वो जो हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो एनएबीएल का एक्रेडिशंस हो, चाहे वो भारत सरकार के साथ एसोसिएशंस हो, एक फुल फ्लैश्ड एनिमल हाउस हो जो एनिमल एथिक्स के हिसाब से चलता हो, चाहे वो हर्बेरियम की बात हो, चाहे वो बायोसेफ्टी लेवल की बात हो, चाहे वो एथिक्स कमेटी की बात हो जो हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए रन करते हैं। तो ये सब, ये जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो एक इंस्टीट्यूट के एक्रेडिशन के बारे में बताते हैं, वो सब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के पास हैं। और ये जो पूरा फाउंडेशन है, इसके अपने-अपने सेगमेंट्स हैं। कुल 5 बड़े सेगमेंट्स हैं। अभी आपने हर्बल रिसर्च के बारे में मैंने वेदप्रिया जी से थोड़ा-सा सुना होगा। ड्रग डिस्कवरी के बारे में मैं आज बात करूँगा। पेंटिंग और हर्बेरियम भी हैं। स्वामी जी, ये सब लोग जा रहे हैं देखने पेंटिंग के लिए? कल जाएँगे? जाएँगे। तो आप लोग भी देख के आएँगे जब आप पीआरएफ में जाएँगे। हाँ, हर्बल गार्डन तो देख के आएँगे। लगभग 1500 मेडिसिनल प्लांट हर्बल गार्डन में, लगभग 40,000 हैंड पेंटेड प्लांट पेंटिंग्स हैं और एक बड़ा अच्छा म्यूज़ियम है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेज़ हैं, जो पुरातन ग्रंथ हैं, जो पत्तों पे लिखे हुए हैं, तख्तों पे लिखे हुए हैं, उनके लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेजेज़ हमारे पास हैं। वो सब एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आते हैं और ये जो पूरा रिसर्च है, ये पीआरएफ के थ्रू आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ड्रग डिस्कवरी की, मतलब दवाइयों के नए खोज में, उनके निर्माण के बारे में, तो उनमें हमें क्या-क्या करना होता है। तो थोड़ा-सा ये हल्का-सा साइंटिफिक होएगा, पर आप मेरे साथ रहिए और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा हो, तो प्लीज़ पूछिए कि जो पूरा बायोलॉजी का प्रोसेस है, केमिस्ट्री का प्रोसेस है, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा प्रोसेस है, वो 5 बड़े-बड़े डिपार्टमेंट में बाँटा जाता है। तो जो काम हम सेल्स पे करते हैं, हमारा शरीर सेल से मिलके बना हुआ है, हमारे जीवन की एक बेसिक इकाई है, लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में हैं, तो हम एक-एक सेल पे काम कर सकते हैं और उस सेल के ऊपर जो काम करते हैं उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं और थोड़ा-सा अगर उसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना हो तो उसका नाम आता है इन विट्रो बायोलॉजी।
तो इन विट्रो बायोलॉजी में हम सेल लाइन्स पे काम करते हैं, इन विवो बायोलॉजी में हम एनिमल्स पे काम करते हैं। अलग-अलग एनिमल पे हम काम करते हैं, चाहे वो सी एलिगेंस हो, अगर आप सुबह के शो देखते होंगे तो काफ़ी सी एलिगेंस के बारे में बात करते हैं, ड्रोसोफिला के बारे में बात करते हैं और रैट माइस के बारे में बात करते हैं। वो सब काम हम इन विवो बायोलॉजी में करते हैं। हर्बल केमिस्ट्री में हम पौधों को आइसोलेट करके, पौधों के अंदर के कंपाउंड आइसोलेट करके प्रोसेस करते हैं और दवाइयों की पहली फॉर्मुलेशन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उन पे काम किया जाता है और क्लिनिकल रिसर्च तय करती है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनका रोगियों पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे उसका प्रभाव आ रहा है, उसको टेस्ट हम क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं। और इस सब में पूज्य आचार्य श्री का मार्गदर्शन, गाइडेंस डेली बेसिस पे और कभी-कभी दिन में 3-4 बार हमको रोज़ मिलता रहता है कि हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ हमारे टॉयज़ हैं। साइंटिस्ट के लिए अच्छा इक्विपमेंट, एक अच्छी डिवाइस, एक अच्छा पीस ऑफ रिग, एक अच्छे खिलौने की तरह होता है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास खिलौने होते हैं, हम उतने अच्छे खेल लेते हैं। तो कुछ खिलौनों के फ़ोटो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से दुनिया में जो बेस्ट टॉयज़ अवेलेबल हैं, वो सब हमारे पास यहाँ हैं। और अब आपको हम सब साइंटिस्ट बहुत खुश दिखाई देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पास अच्छे खिलौने हैं और हम हर वक़्त खेलते ही रहते हैं। तो ये एक और स्कीमैटिक्स है कि हमारे पास जो टॉयज़ हैं, जो सेटअप हैं, वो किस टाइप के हैं और हम क्या-क्या करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन विवो बायोलॉजी की, तो ये हमारे एनिमल मॉडल्स हैं, हम जिन पे काम करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये जो स्नेक जैसी स्ट्रक्चर है, ये सी एलिगेंस हैं। ये केंचुए के चचेरे भाई हैं और बहुत छोटे चचेरे भाई हैं, नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। लगभग 1 माइक्रोमीटर साइज़ इनका होता है, 1 मिलीमीटर साइज़ होता है, मतलब 1 मीटर का 1 हज़ारवाँ हिस्सा, पर ये बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर जो जीन्स हैं, वो हमारे ह्यूमन जीन्स के लगभग 70% बराबर होते हैं। मतलब कि हम बहुत सारी बायोलॉजी के ऐसे काम जो इंसानों में करने में बहुत टाइम लगेगा या बहुत एक्सपेंसिव होंगे, उन सबको सी एलिगेंस में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में सी एलिगेंस की पहली रिसर्च पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने ही की है और इस मॉडल का डेवलपमेंट करना कि दवाइयाँ कैसे काम कर रही हैं, वो हम इन पे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके अंदर आप अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अलग-अलग प्रोटीन को अलग-अलग टैग से लगा के आप इनके अलग बायोलॉजिकल पैरामीटर को नाप सकते हैं। इसके बगल में जो देख रहे हैं, ये ज़ीब्रा फिश हैं। ये लगभग 1 इंच की साइज़ की होती हैं और इनके शरीर पे बिल्कुल मार्क ऐसे होते हैं जैसे कि ज़ीब्रा के बॉडी पर होते हैं। तो ज़ीब्रा फिश पे भी काफ़ी रिसर्च हमने की है। कोविड के टाइम पे कोरोनिल का नाम सबको याद है? भूल गए? सबको याद है। तो कोरोनिल का जो पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, वो ज़ीब्रा फिश में ही किया गया था। जहाँ हमने पहली बार एक ह्यूमनाइज़्ड ज़ीब्रा फिश बनाई थी। मतलब कि इंसानों के लंग्स के सेल्स को निकाल के ज़ीब्रा फिश के अंदर ट्रांसप्लांट करके उसके ऊपर कोविड वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वो डाल के इन फिश के अंदर हमने ह्यूमन जैसी कंडीशंस पैदा किए थे और दिखाया था कि कोरोनिल और कोरोनिल के कंपोनेंट, कौन-कौन से कंपोनेंट है कोरोनिल को? किसको याद है? गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, राइट? क्या बात है! ताली बजा देखिए बहुत बढ़िया। तो इन तीनों के अपने-अपने अलग-अलग एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके हमने इन्हीं फिश में ट्राई किया था और पाया था कि कोरोनिल और उसके अलग कंपोनेंट कैसे कोविड वायरस पे हमें लड़ने में हेल्प करते हैं और कई लोगों को जिनको कोविड हो गया था, कैसे उनको अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिले थे। ज़ीब्रा फिश के बाद बात करते हैं माइस की। ये जो आप देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर के आराम से चलते दिख रहे हैं और रैट्स। तो माइस और रैट दोनों अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। ये बात आपको पता है? चूहा और चूहिया अलग-अलग होते हैं। नहीं, नहीं, हिंदी में तो शायद सुनने में फ़नी लग रहा है, पर माइस एक अलग एनिमल है, रैट एक अलग एनिमल है। माइस थोड़े लंबे और छोटे होते हैं और रैट थोड़े बड़े होते हैं। रैट लगभग 250 ग्राम के एक होंगे, माइस लगभग 18 से 25 ग्राम के एक होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा रैट है तो माइस है, ऐसा नहीं है। माइस अपने आप में एक अलग स्पीशीज़ है और बहुत सारे लंग फंक्शन के मॉडल हम माइस में डेवलप करते हैं, क्योंकि इनके लंग्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं और रैट्स में हम स्किन वाले बात करते हैं, डायबिटीज़ वाले बात करते हैं। आज सुबह मैंने जो बता रहा था, वो रैट के ऊपर ही था। आप लोग थे ना वहाँ पे? किस मेडिसिन के बारे में बात किए थे आज हम? मेडिसिन कौन-सी थी? मधुनाशनी बटी। तो मधुनाशनी बटी कैसे डायबिटीज़ के अगेंस्ट काम कर सकती है, वो वाला मॉडल हमने इन्हीं रैट्स के अंदर डेवलप किया था। और इनके बगल में जो एक भाई साहब आपकी तरफ हाथ हिला रहे हैं, दिख रहा है हिलता हुआ? या मैं ओट में आ गया हूँ?
दिख रहा है। तो ये हैमस्टर्स है, ये ऐसे वास्तव में हाथ हाथ हिलाते नहीं हैं। हमने एआई का इस्तेमाल करके आपकी तरफ हाथ हिलाया है। तो आप चाहो आप भी लौट के हिला सकते हो, इनको बड़ा अच्छा लगेगा। हिलाइए तो सही। वेरी नाइस, सी टू गुड। तो ये हैमस्टर जो हैं, ये गिलहरी के थोड़े से बड़े भाई हैं, या हम कहें तो एक लेवल ऊपर जाएं, गिलहरी के ताऊ हैं। इनकी पूंछ नहीं होती है, पर ये अच्छे मॉडल होते हैं गायनोकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। तो जो स्त्री संबंधित बीमारियां हैं, वो वाले मॉडल हम हैमस्टर्स में इंड्यूस करते हैं। और इसके पास जो हैं ये हैं गिनी पिग्स। गिनी पिग्स के बारे में आपने सुना होगा, पर शायद देखे नहीं होंगे। कितने लोगों ने देखे हैं गिनी पिग्स? देखे हैं? क्या बात है, बहुत सही। कुछ लोग पालते भी हैं, ये छोटे-छोटे होते हैं, इनको पाला भी जाता है। ये चूहे से थोड़े बड़े होते हैं, खरगोश से थोड़े छोटे होते हैं, इनकी पूँछ नहीं होती है और ये बहुत डरपोक होते हैं। अगर इनके पास ज़ोर से जाके ताली बजा दें ना, तो बेचारे बहुत डर जाते हैं। खाना-पीना सब छोड़ देते हैं और अगर अगर इन्हें इतनी हाइट से छोड़ दें, गलती से छूट जाएँ, तो नीचे गिरेंगे, तो इनको हार्ट अटैक हो जाता है। इतने ज़्यादा ये डरपोक होते हैं कि इनको इनको मेंटेन करना भी थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो नाक वाली रिसर्च है, जहाँ हम बात करते हैं राइनाइटिस की, जिसकी वजह से जैसे नाक किसी की लाल हो जाती है, सूजन रहती है, तो राइनाइटिस वाले मॉडल हम गिनी पिग्स में डेवलप करते हैं। और उसके बाद इसको आई थिंक सब लोग पहचानते ही हैं, सबने देखा ही होगा, खरगोश, रैबिट, इस पे बहुत सारा काम हम करते हैं। और रिसर्च बायोलॉजी के लिए जो स्किन रिसर्च है, उसके लिए रैबिट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो रैबिट की ये जो आप देख रहे हैं, इन सब की कॉलोनी हमारे पास पीआरएफ में है और लगभग एक आध हज़ार एनिमल हमारे पास यहाँ रहते हैं, जिन पे हम यही रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इनके ऊपर काम करना बड़ा अच्छा भी होता है और कभी-कभी इनसे थोड़ा अगर अटैचमेंट हो जाए, तो लगता है कि हे राम! ये क्या चल रहा है? पर लेकिन चीज़ें आगे तभी बढ़ती हैं जब हम मोह को, लगाव को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वामी जी? तो इसीलिए हम एनिमल्स के साथ काम करते हैं और ऐसे-ऐसे मॉडल डेवलप करते हैं, जो जनरली अब तक सेटअप नहीं हुए होते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आप देखें, तो जितने भी एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्च हैं, पिछले 4-5 साल में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने की हैं, वो सब इन्हीं एनिमल्स के चारों तरफ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि हम करते हैं और कैसे करते हैं, काम करने का तरीका क्या है। तो अगर आप देखें, आयुर्वेद में लगभग 1000 मेडिसिन्स हैं, अलग-अलग टाइप की, मोटी-मोटी 1000 हैं, जिनमें आपके अलग टाइप के टैबलेट्स हैं, आसब अरिष्ट हैं, चूर्ण हैं, अवलेह हैं, उन पे हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो तो हुआ कि हम एक दवाई पकड़ें और देखें कौन सी बीमारी में काम कर रहा है। इसको तो बोलेंगे हम ड्रग ड्रिवन अप्रोच, कि दवाई के आधार पर तय करें कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो दूसरा तरीका है कि हम बीमारियों पर फोकस करें और ये देखें कि कौन सी बीमारी है और उस पे हम क्या दवाई ट्राई कर सकते हैं। आजकल हमारी जो थीम है, वो यही है कि हम लगभग अब तक आप देखिए तो लगभग 80 अलग-अलग बीमारियों पे काम कर चुके हैं। 80 बड़ी-बड़ी बीमारियों पे। उनको आप बिन कर सकते हो, मतलब अलग-अलग डब्बों में रख सकते हो। इन्फ्लेमेशन हुआ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, कैंसर हुआ, न्यूरोसाइंस हुआ और इन्फेक्शियस डिजीज़ हुए। इनके अंदर ये बीमारियों के क्लास हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, आईबीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, सोरियासिस, ये सब इन्फ्लेमेशन की बीमारियां हैं, सूजन की वजह से पैदा हो रही हैं। ऐसी कोई बीमारी जिसके लास्ट में आइटिस लगा हुआ हो, उसका मतलब वो सूजन की बीमारी है। डर्मेटाइटिस स्किन की सूजन, ब्रोंकाइटिस लंग्स की सूजन, कंजक्टिविटाइटिस आंखों की सूजन। तो वो जो सूजन है, उनमें जनरली हमारी हर्बल मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। तो जितनी भी सूजन वाली कंटेंट हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ बढ़िया काम करती हैं। कुछ अब उनके बारे में भी देखेंगे। आपके पास ये वाले फ्लायर्स हैं ना? तो आपके फ़ोन में भेज देंगे। आपको अभी इसका पीडीएफ फाइल भेज देंगे, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। स्वामी जी, सब व्हाट्सएप पे हैं जुड़े हुए? तो फिर शेयर कर देंगे। कुछ हम इनके बारे में भी बात करेंगे, दवाइयों के बारे में, कि ये कौन-कौन सी दवाइयाँ किस-किस हिस्से में काम करती हैं। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, पिछले 4 साल में, वेल एक्चुअली 2.5 साल में 60 नई-नई दवाइयाँ ग्रिड सीरीज़ की डेवलप की गई हैं और ये ताली बजाने वाला काम है। आपने नाम सुने होंगे, न्यूरोग्रिड, मधुग्रिड, जितनी भी ग्रिड लास्ट में लगे हुए हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है? पावर। और ग्रिड का जो रियल मतलब है, जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो है जुझारूपन, मतलब लड़ने की शक्ति। तो अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल न्यूरोग्रिड की, तो न्यूरोग्रिड एक ऐसी औषधि है जो हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन को लड़ने की शक्ति देती है।
क्योंकि कोई भी बीमारी अगर किसी को हो जाए, तो दवाइयाँ उसको ठीक नहीं करती। दवाई शायद ही किसी बीमारी को ठीक करती हो। हमारा शरीर ही उन बीमारियों को ठीक करता है। हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ता है और औषधियाँ शरीर को वो ताकत देती हैं कि जाओ भई लड़ो। तो ये जो जितनी भी आप मेडिसिन देख रहे हैं, जिनके नाम के आद में आप देख रहे हैं ग्रिट, वो सब ऐसी औषधियाँ हैं जो शरीर के अलग-अलग अंगों को पावर देती हैं। जैसे कि लीवोग्रिट लिवर को पावर देती है, रीनोग्रिट किडनी को पावर देती है। तो ये जो ग्रिट सीजन सीरीज़ की नई मेडिसिन्स हैं, ये बड़ा अच्छे से एफिकेसी के साथ आ रही हैं। इन पे हम काम करते आ रहे हैं।